सबसे पहले आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि बेसिक नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट के ऊपर मैं धीरे-धीरे बताऊँगा, ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिले। ये मेरा पार्ट 5 है और ये आखिरी वीडियो है बेसिक नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट की। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 4 पार्ट में वीडियो बनाया और उसको ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। आप चाहे तो ऊपर लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग शेयर बाज़ार में पैसा निवेश करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग शेयर बाज़ार में अपना करियर बनाना चाहते हैं और बहुत सारे लोग शेयर बाज़ार में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। उन सभी के लिए ये सारे वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। इसीलिए मेरा सभी को रिक्वेस्ट है कि मेरा जितने भी वीडियोस है आप पूरा एंड तक देखिए, ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिले। अगर आप पिछले सारे वीडियो आप मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, ऊपर लिंक पे क्लिक करके बेसिक नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट की सारी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा लास्ट वीडियो यानी पार्ट 4, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया। सबसे पहले मैंने एक्सचेंज के थ्रू कैसे ट्रेडिंग होता है, कैसे शेयर्स बाई सेल होता है और उसमें एक्सचेंज का रोल क्या होता है, उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था। उसके बाद मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड्स के बारे में बताया, डिलीवरी, इंट्राडे, मार्जिन ट्रेडिंग फंड, ये सब क्या होता है और इसमें टर्म्स कंडीशन क्या होता है, उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी दी। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर के बारे में बताया, उन कस्टमर्स का नेचर क्या होती है, किस तरह वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्या सोचते हैं, उसके बारे में मैंने बताया। और आखिर में मार्केट ट्रेंड्स के बारे में बताया, बुलिश मार्केट क्या है, बियरिश मार्केट क्या है और उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट नोट्स और मार्जिन मनी के बारे में भी बताया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प किया है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, आप चाहे तो ऊपर लिंक पे क्लिक करके मेरा पार्ट 4 वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि ये पार्ट 5 है और ये आखिरी वीडियो है बेसिक नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट की। यहाँ पर मैंने सबसे पहले डिस्कस करूँगा ट्रेडिंग साइकिल के बारे में, यानी स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेड होती है उसका साइकिल के बारे में बताऊँगा। उसके बाद मैं बताऊँगा एक्सचेंज में क्लियरिंग कैसे होती है, सेटलमेंट कैसे होती है और उसके बाद स्टॉक ब्रोकर, उसके बारे में बताऊँगा। और स्टॉक ब्रोकर का जो चार्जेस होता है जिसको हम लोग ब्रोकरेज बोलते हैं, उसके बारे में बताऊँगा। और आप शायद जानते होंगे कि शेयर बाज़ार में सिर्फ ब्रोकरेज ही चार्ज नहीं होती, उसके साथ साथ और भी कुछ चार्जेस और टैक्सेस अप्लाई होता है। वो चार्जेस क्या है, टैक्सेस क्या है, उसके बारे में बताऊंगा। और कौन कलेक्ट करती है और किसको भेजती है, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा ट्रेडिंग सेटलमेंट साइकिल के ऊपर। देखिए, हम लोग जो शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं वो एक्सचेंज के थ्रू करते हैं, चाहे आप NSE एक्सचेंज पे जाइए या फिर BSE एक्सचेंज पे जाइए, चाहे किसी भी एक्सचेंज में आप शेयर बाई सेल कीजिए, उसमें एक साइकिल मेंटेन होती है। अब वो साइकिल किस तरह काम करती है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक आसान एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको लंच करनी है, तो लंच करने के लिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा जो रेस्टोरेंट में जाने से पहले आप अपना जेब चेक करेंगे, आपके पास फंड है कि नहीं। और जिस रेस्टोरेंट में आप जाना चाहते हैं, क्या उसमें आप जो चीज़ खाना चाहते हैं क्या वो सर्विस अवेलेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले आप फंड देखते हैं और सर्विस का एबिलिटी चेक करते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करते हैं जो ये वाली रेस्टोरेंट में मुझे जाना है। आपके सामने बहुत सारे रेस्टोरेंट होती है, उसमें से कोई एक रेस्टोरेंट आप चूज करते हैं जो वहीं पर जाके आपको लंच करना है। जैसे ही आप डिसीजन ले लेते हैं जो उस रेस्टोरेंट में मैं लंच करूंगा, अब रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और सबसे पहले आप मेनू कार्ड चेक करते हैं। मेनू कार्ड चेक करने के बाद आप डिसाइड करते हैं जो ये सारे आइटम्स आपको ऑर्डर करनी है, तो उसका रिक्वेस्ट डालते हैं, यानी ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो रेस्टोरेंट का वेटर आते हैं आपके पास और आपसे ऑर्डर लेते हैं। जैसे ही आप ऑर्डर का रिक्वेस्ट प्लेस करते हैं, अब ये चेक किया जाता है कि जो भी आपने ऑर्डर दिए हैं वो सारे आइटम्स रेस्टोरेंट में अभी अवेलेबल है कि नहीं। अगर उस तरह का आइटम अवेलेबल है तो आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाता है, यानी ट्रेड एग्जीक्यूशन हो जाती है। जैसे ही आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाता है,
अब आपको वेट करना पड़ता है, थोड़े देर में आपको खाना मिल जाता है, आप खाना खा लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट ड्यूटी होती है कि क्लियरिंग की। रेस्टोरेंट की तरफ से कोई आता है, आकर आपका टेबल को क्लीन करते हैं, आपके जो जूठे बर्तन हैं उसको उठा कर ले जाते हैं और एकदम टेबल को साफ सुथरा करते हैं, यानी क्लीनिंग होती है। क्लीनिंग करने के बाद अब सेटलमेंट की टाइम होती है। आपके पास बिल लाते हैं और जो भी बिल अमाउंट होता है आप उसको पेमेंट करते हैं, चाहे कैश में पेमेंट करें या फिर किसी और प्रोसेस में आप पेमेंट करें। इसी प्रकार से आपका लंच खत्म होता है। फिर कभी अगर लंच करना चाहे तो इसी प्रोसेस में ये साइकिल वाइज ये चीज़ घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर भी स्टॉक मार्केट में भी सेम चीज़ होती है। एक्सचेंज के थ्रू जो ऑर्डर प्लेस किया जाता है उसमें भी सेम चीज़ होता है। अगर किसी ट्रेडर को अगर कोई भी चीज़ बाई सेल करना है, सबसे पहले ट्रेडर अपना फंड चेक करते हैं, क्या उनके पास इतने फंड है और जिस चीज़ को खरीदना चाहता है क्या उसका ब्रोकर उस चीज़ का परमिशन देती या नहीं देती। तो सर्विस भी चेक कर लेते हैं। मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल आप फ्यूचर ऑप्शन में काम करना चाहते हैं, लेकिन आपके ब्रोकर आपको फ्यूचर ऑप्शन में काम करने के लिए परमिशन दिया ही नहीं, तो सबसे पहले वो परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद आप फ्यूचर ऑप्शन का जो ऑर्डर होता है वो प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले फंड चेक करना है और सर्विस भी चेक करना है। अब आपको चूज करना है कि ट्रेड करें या ना करें। अगर करें तो कौन सी शेयर के ऊपर करें, आपको चूज करना है। आपके पास बहुत सारे शेयर्स हैं जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं, उसमें से कोई भी एक शेयर्स को आप चूज कर लीजिए और उसका ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। ऑर्डर प्लेस करने का मतलब ये नहीं है आपका ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक बार ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो जाता है फिर उसके बाद क्लियरिंग होता है, यानी आपने जो ऑर्डर दिए हैं उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा और जिसने उसको सेल किया है उसका भी शेयर्स का क्लियरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये सारे काम एक्सचेंज कर लेती है। और उसके बाद जो आखिरी पड़ाव आते हैं उसमें सेटलमेंट होती है, यानी आपने जो शेयर खरीदे हैं वो शेयर्स आपके पास आ जाते हैं और आपका पैसा जिसने शेयर बेची थी उनके पास सारे पैसा चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से एक ट्रेडिंग साइकिल मेंटेन होती है। तो ये एक स्टॉक के लिए नहीं है, फिर आप दूसरा स्टॉक खरीदेंगे तो उसमें भी यही साइकिल मेंटेन होगी, फिर तीसरा स्टॉक खरीदेंगे उसमें भी यही साइकिल मेंटेन होगी। इसी प्रकार से ट्रेडिंग सेटलमेंट साइकिल काम करती है। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि क्लियरिंग और सेटलमेंट। देखिए आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्लियरिंग और सेटलमेंट किस तरह होती है। मान लीजिए आप बायर हो, आपको शेयर खरीदना है और आज का दिन मंडे है, आप शेयर खरीदना चाहते हैं, उसके लिए बाई का ऑर्डर दिए है। तो मंडे आपके लिए ट्रेडिंग डे होगा। ट्रेडिंग डे का मतलब आप जिस दिन ऑर्डर प्लेस करते हैं बाई करने का, ट्रेडिंग डे को हम टी द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। टी का मतलब है ट्रेडिंग डे। तो जिस दिन बाई सेल का ऑर्डर प्लेस किया जाता है उस दिन हो जाता है ट्रेडिंग डे। तो मंडे को शेयर बाई करने का ऑर्डर डाले हैं तो ट्यूसडे आपके लिए हो जाएगा सेटलमेंट डे। सेटलमेंट डे में आपको अपना शेयर्स मिल जाते हैं, यानी जितने शेयर आप खरीदने का मंडे को ऑर्डर प्लेस करते हैं वो सारे शेयर्स आपको ट्यूसडे को आपके डीमैट अकाउंट में मिलती है। ट्यूसडे यानी T+1 डे द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। ट्रेडिंग डे उसको हम लोग टी द्वारा एक्सप्रेस करते हैं और उसका नेक्स्ट दिन यानी एक दिन ज़्यादा, इसीलिए T+1 से एक्सप्रेस की जाती है। इसी प्रकार से आप अगर मंडे को शेयर खरीदते हैं तो ट्यूसडे को आपको अपने डीमैट अकाउंट में शेयर्स मिल जाती है। अब एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए आप सेलर हो, मंडे को आप शेयर सेल करने का ऑर्डर डाले हैं, यानी ट्रेडिंग डे मंडे है, तो ट्यूसडे आपके लिए सेटलमेंट होगा, यानी T+1 डे, यानी ट्यूसडे को आपको अपना शेयर्स बेचने का जो पैसा है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगी। अब एक सिचुएशन हो सकता है, मान लीजिए आपने शेयर्स बेचने का ऑर्डर डाले हैं सोमवार को, तो मंगलवार आपको पैसा मिलना था, लेकिन आपको जो शेयर्स डिलीवरी करनी थी जिसके बदले में आपको पैसा मिलना था वो शेयर्स आप डिलीवरी नहीं कर पाए। हो सकता है कोई कारण की वजह से आप डिलीवरी नहीं कर पाए, या फिर आपके पास शेयर्स था ही नहीं, आपने शेयर्स को बेच दिए और खरीदना भी भूल गए, तो उसके वजह से आप शेयर डिलीवरी नहीं कर पाएंगे।
तो ऐसे सिचुएशन में सेटलमेंट का नेक्स्ट दिन यानी वेडनेसडे को आपका ऑक्शन होगा, तो उसको हम लोग ऑक्शन डे कहते हैं, जो हम लोग T+2 से एक्सप्रेस करते हैं। ऑक्शन होने के टाइम 2 PM से लेकर 2:45 PM तक होती है। तो इस समय ऑक्शन मार्केट ओपन होती है और उस समय आपने जो शेयर्स बेचे थे तो ऑक्शन मार्केट में वो शेयर्स को एक्सचेंज खरीदती है और एक्सचेंज खरीदने के बाद बायर को नेक्स्ट दिन प्रोवाइड करती है सारे शेयर्स, उसके डीमैट अकाउंट में भेजते हैं। शेयर में अगर सेटलमेंट होती है तो ट्यूसडे को बायर को शेयर मिल जाती है, उसको हम लोग ऑक्शन सेटलमेंट बोलते हैं, यानी T+3 डे। आशा करता हूँ क्लियरिंग किस तरह होती है और सेटलमेंट किस तरह होती है आपको समझ में आया। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में मैंने कहा, तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे पार्टीज होते हैं। स्टॉक मार्केट में सेबीज होते हैं, एक्सचेंजेस होते हैं, ब्रोकिंग कंपनीज होती है, डिपोजिटरीज होती है। तो इतने सारे पार्टीज स्टॉक मार्केट के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसमें स्टॉक ब्रोकर का एक बहुत बड़ा वाइटल रोल होता है। मान लीजिए एज पर एग्जांपल बाजीज शेयर खरीदना चाहते हैं, तो शेयर खरीदने के लिए बाजीज अपना ट्रेडिंग अकाउंट से ऑर्डर प्लेस करते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट मान लीजिए स्टॉक ब्रोकर ए से ओपन किया है। तो बाजीज का जो शेयर खरीदने का रिक्वेस्ट है स्टॉक ब्रोकर ए एक्सचेंज के पास ले जाती है। जो भी एक्सचेंज चूज करके ऑर्डर बाई करते हैं तो उसको बताती है जो मेरा ये कस्टमर बाजीज एक्सचेंज के ये वाली शेयर खरीदना चाहते हैं। यानी स्टॉक ब्रोकर ए दोनों तरफ से कम्युनिकेट रखती है, जो शेयर बाई कर रहे हैं उनके साथ भी कम्युनिकेशन रखती है और एक्सचेंज के साथ भी कम्युनिकेशन रखती है। उसी तरह एज पर एग्जांपल मान लेते हैं कि कियाना अपने शेयर्स को बेचना चाहती है, तो शेयर्स को बेचने के लिए अपना ट्रेडिंग अकाउंट जो स्टॉक ब्रोकर बी से ओपन की है, तो उसी अकाउंट में कियाना अपना सेल का ऑर्डर प्लेस करती है। इसी तरह स्टॉक ब्रोकर बी अपना कस्टमर कियाना के साथ भी कम्युनिकेशन रखती है और जिस एक्सचेंज का शेयर है उसके साथ भी कम्युनिकेशन रखती है। यानी स्टॉक ब्रोकर दोनों तरफ से कम्युनिकेशन रखती है, एक्सचेंज के साथ भी कम्युनिकेशन करती है और इन्वेस्टर के साथ भी कम्युनिकेशन रखती है, चाहे वो बाई करे या फिर सेल करे। अब भी जिस टाइम बाई सेल करेंगे हर बार आपका कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट एक्सचेंज तक भेजती है, एक्सचेंज का अपडेट आपको देती है। तो इतने सारे काम करती है। क्या ये सारे काम एक स्टॉक ब्रोकर आपको फ्री में सर्विस देगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर ब्रोकर इसके लिए एक चार्ज लेती है। अब जितना बार ऑर्डर प्लेस करेंगे, चाहे आप शेयर बाई करो या फिर शेयर्स को सेल करो, हर ऑर्डर के लिए स्टॉक ब्रोकर एक छोटा सा चार्ज करती है, उसको हम लोग ब्रोकरेज कहते हैं। सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से कोई भी स्टॉक ब्रोकर अपने कस्टमर से मैक्सिमम दोनों साइड में यानी बाय और सेल में मैक्सिमम ब्रोकरेज 2.5% ऑर्डर अमाउंट के ऊपर चार्ज कर सकती है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रोकरेज कैलकुलेशन कैसे होती है। देखिए, ब्रोकरेज कैलकुलेशन बहुत ही आसान फॉर्मूला में होती है। सबसे पहले देखा जाता है कि कितना शेयर खरीदना चाहते हैं और शेयर्स का प्राइस कितना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्नओवर निकल जाएगी। अब टर्नओवर के ऊपर आप कौन सी प्रोडक्ट टाइप के हिसाब से आप बाई सेल करना चाहते हैं, उसके ऊपर जो ब्रोकरेज चार्जेस होती है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ब्रोकरेज कैलकुलेशन हो जाती है। एक आसान एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। एज पर एग्जांपल, आप एक कस्टमर हो, आप 10,000 शेयर खरीदना चाहते हो और एक एक शेयर का प्राइस है 50 रुपया, तो ब्रोकरेज आपको कितना देना पड़ेगा? ऐसा मान लेते कि ब्रोकरेज का रेट 0.50% है। तो ब्रोकरेज हम लोग किस तरह कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे। 10,000 शेयर्स 50 रुपये की रेट में, यानी 5 लाख रुपये की टर्नओवर है। टोटल ऑर्डर वैल्यू 5 लाख रुपये की, तो 5 लाख रुपये टोटल टर्नओवर है। उसके ऊपर ब्रोकरेज का रेट है 0.50%। अगर कैलकुलेट करते हैं तो 2,500 रुपया ब्रोकरेज होती है। तो ये ब्रोकरेज चार्ज हम जब शेयर बाई करते हैं तो उस समय पेमेंट करना पड़ता है, और ये ब्रोकरेज चार्ज एक ब्रोकिंग ऑर्गेनाइजेशन का, स्टॉक ब्रोकर का इनकम होती है। इसी पैसों से एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी चलती है, उसका ऑफिस चलते हैं, उसका ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनको सैलरी मिलती है, बाकी सारे काम इसी पैसों से की जाती है। सिर्फ ब्रोकरेज ही नहीं, और भी बहुत सारे चार्जेस अप्लाई किया जाता है। जब भी हम लोग शेयर बाई सेल करते हैं उसमें अलग अलग चार्जेस किया जाता है। सबसे पहला जो चार्जेस है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस एक्सचेंज अप्लाई करती। ये जो चार्जेस है हर तरह का ट्रेड्स के ऊपर, चाहे आप बाई करो या फिर सेल करो, उसका जो टोटल टर्नओवर है उसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज एक्सचेंज के द्वारा अप्लाई किया जाता है।
ये एक्सचेंज का कमाई होता है और इसी कमाई में से एक्सचेंज का ऑफिस चलती है, एक्सचेंज का स्टाफ को सैलरी मिलता है और बाकी सारे जो एक्सचेंज का एक्सपेंसेस है वो सारे मेंटेन की जाती है। इसीलिए एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक्सचेंज जो ट्रेडर्स को शेयर बाई सेल करने का जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है उसके लिए ये सारे चार्जेस अप्लाई की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चार्जेस है वो है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, STT भी कह सकते हैं। STT ऐसा एक टैक्स है जो इंडिया में पेमेंट की जाती है ऑन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। किसी भी तरह की आप शेयर बाई सेल करेंगे उसके ऊपर आपको ये चार्जेस देनी पड़ेगी। आप अगर कमोडिटी में काम करना चाहते हैं या फिर करेंसी में काम करना चाहते हैं या फिर ऑफ मार्केट में काम करना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में STT आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता है। 2004 में तब के दिनों का जो फिनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम थे तो उन्होंने इस तरह का जो टैक्स है इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मेन पर्पस था कि टैक्स अवॉइडेंस ऑफ कैपिटल गेन टैक्स को स्टॉप करने का, बंद करने का। उस समय ओरिजिनल जो टैक्स रेट था किसी भी तरह की डिलीवरी बेस्ड इक्विटी ट्रांजैक्शन के लिए 0.125% और इंट्राडे ट्रांजैक्शन के लिए 0.025%। बाद में ब्रोकर्स और ट्रेडिंग कम्युनिटी ने थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट की है। उसके बाद गवर्नमेंट 2013 को गवर्नमेंट इसका चार्जेस को रिड्यूस कर दिए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चार्जेस है सेबी टर्नओवर फीस। नाम से ही पता चलता है कि ये चार्जेस सेबी अप्लाई करती है। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये स्टॉक मार्केट का रेगुलेटरी है और स्टॉक मार्केट का जो भी कस्टमर है, इन्वेस्टर है, उसका एक सेफगार्ड के हिसाब से काम करती है। स्टॉक मार्केट का पावर, फंक्शन सब कुछ रेगुलेट करती है। सेबी टर्नओवर फीस 1 जनवरी 2007 को इंट्रोड्यूस की गई थी। ये सेबी रेगुलेटरी फीस है जिसको हम लोग सेबी चार्जेस भी कहते हैं। इस तरह का चार्जेस से सेबी अपना जो खुद की एक्सपेंसेस है ये सारे एक्सपेंसेस मेंटेन करती है। सेबी के बिहाफ में ब्रोकर अपने कस्टमर से सेबी चार्जेस कलेक्ट करती है और जो भी चार्जेस लिया जाता है वो सारे चार्जेस कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्लियरली मेंशन की जाती है। बाद में सेबी चार्जेस ब्रोकर रिलेवेंट एक्सचेंज को भेजती है और एक्सचेंज वही चार्जेस सेबी को डिपॉजिट करती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चार्जेस है वो है स्टैम्प ड्यूटी। देखिए स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट निर्धारित की जाती है। इस तरह का चार्जेस ब्रोकर अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से कलेक्शन करती है और इस तरह का चार्जेस भी कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्लियरली मेंशन की जाती है। वो किस तरह अप्लाई किया जाता है, कितना परसेंट लिया जाता है, हर तरह का सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन के ऊपर अदर देन डिवेंचर एक एग्जाम्पल के हिसाब से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चार्जेस GST है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। 29 मार्च 2017 को इसको पार्लियामेंट में पास किया गया है और 1 जुलाई 2017 को इसको इफेक्टिव किया गया है। ये ऐसा एक सिंगल टैक्स है जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ली जाती है। GST लॉन्च करने के बाद बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे टैक्स जैसे कि सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट, ऑक्ट्रॉय, सेंट्रल एक्साइज टैक्स और भी बहुत सारे छोटे छोटे टैक्सेस एबोलिश की गई है। वो सारे टैक्स बंद हो गए हैं। ब्रोकर्स कस्टमर से गवर्नमेंट के बिहाफ में GST कलेक्ट करती है और गवर्नमेंट को सबमिट करती है। GST कैलकुलेट होता है TVS के ऊपर। TVS यानी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब TVS कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल बुकरेज प्लस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस प्लस सेबी टर्नओवर फीस, इसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से GST अप्लाई की जाती है। अब सारे चार्जेस जस्ट हमें लुक, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस टोटल टर्नओवर के ऊपर अप्लाई की जाती है, STT और CTT टर्नओवर के ऊपर अप्लाई की जाती है, स्टैम्प ड्यूटी भी टर्नओवर के ऊपर अप्लाई की जाती है, सेबी टर्नओवर फीस वो भी टर्नओवर के ऊपर अप्लाई की जाती है और GST जैसे कि मैंने कहा TVS यानी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर कैलकुलेट की जाती है। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और उसको आप देख पाए। आप चाहे तो कमेंट भी लिख सकते हैं और अपने दोस्त को भी शेयर भी कर सकते हैं और लाइक्स भी कर सकते हैं। तो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, सोच कर समझ कर निवेश कीजिए।